बिहार विद्यापीठ के सचिव राणा देश जी, श्यामल दास जी, हम सबों के लिए आदरणीय, अपने आप में एक संस्था की तरह श्रीमती तारा सिन्हा जी, सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जन, आज का ये अवसर बहुत बड़ा अवसर है और इस बड़े अवसर पर मुझे आमंत्रण देकर आपने जो सम्मान दिया है, पहले उसके लिए मैं धन्यवाद करूं। ये धन्यवाद इसलिए भी अधिक आवश्यक है क्योंकि बिहार विद्यापीठ मुझे कई अवसरों पर पहले भी स्मरण करता रहा है और मैं अपने आप को कृतार्थ अनुभव करता रहा हूं। विद्यापीठ के विषय में तारा जी ने जितनी बातें कह दी, या कल अखबारों में मैं पढ़ रहा था विजय प्रकाश जी के वक्तव्य के माध्यम से जितनी बातें आ गई, और आज प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह जी ने अपने उद्बोधन में इसके उद्देश्यों को लेकर जो अच्छी बातें कही और जो भविष्य के लिए आशा जगाई, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि तथ्यतः मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। पर मैं एक बात शुरू करना चाहता हूं एक स्थान से। हाल के वर्षों में गांधी पर शोध करने वाली एक महिला, इंग्लैंड की जुडिथ ब्राउन, उन्होंने एक जगह लिख दिया, किताब का नाम है गांधीज राइज टू पावर। तो बहुत सारे लोग तो इसी पर भड़क गए कि गांधी को पावर से कभी कोई मतलब नहीं रहा और कहते हैं गांधीज राइज टू पावर। पर वहां जो अर्थ है पावर का, उतना पावरफुल तो कोई एक व्यक्ति आज तक हुआ ही नहीं इस भारतवर्ष में, कौन कहे सारी दुनिया में। और जब मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूं तो मैं अपने हवाले से नहीं कर रहा हूं, 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े इतिहासकार के हवाले से कर रहा हूं जिसका नाम था आर्नोल्ड टॉयनबी। तो पहले आर्नोल्ड टॉयनबी की बात कर दूं, फिर जुडिथ ब्राउन की बात पर आऊंगा। आर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा, मैंने कहा आपसे कि 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े इतिहासकारों में बहुत ऊपर जिनका नाम आएगा वो थे आर्नोल्ड टॉयनबी, और उन्होंने कहा कि दुनिया में 5 बहुत बड़े आदमी थे। पहला आदमी जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं टॉयनबी की ओर से मैं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, पहला आदमी जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा वो थे ईसा मसीह। और ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूं। अन्यथा मुझे उनसे शिकायत है कि उनके अपने इलाके के लोगों ने बेथलेहम में जब अपनी कुछ समस्याएं कही तो वो चालाकी से रास्ता बदल कर चल दिए, उन्होंने उनकी समस्याएं नहीं सुलझाई। दूसरा बड़ा नाम मैं लेना चाहूंगा बुद्ध का। पर उस बड़े आदमी में भी मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ गई। वो कमी ये दिखाई पड़ी, उनकी करुणा, उनकी दया, मनुष्य की समस्याएं समझने की उनकी शक्ति, इसकी चर्चा ना की जाए, वो तो उसमें किसी से भी आगे हैं, लेकिन वो पैदा तो हुए थे राज करने के लिए, पैदा तो हुए थे राजा बनकर, वो काम करने से क्यों भाग गए? वैसा सर थे, आम आदमी हैं तो आम आदमी हैं, इसमें फर्क क्या पड़ता है? दोनों के अलग अलग काम है, करते रहेंगे। मैं तो बराबर इनको देखकर, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को देखकर ये बात कहा करता हूं कि ये कुलपति है तब भी आम आदमी के साथ रहते थे और कुलपति का काम करते थे। आज आम आदमी हैं तब भी कुलपति का काम करते हैं, जैसा कि अजय प्रताप जी कह रहे थे, वैसा ही कुछ काम करते हैं। अपनी काम तो काम है, चाहे जो भी हो। तो उन्होंने काम क्यों छोड़ दिया?
फिर तीसरा नाम उन्होंने लिया अशोक का, और बिल्कुल बुद्ध के कारणों से उनको भी खारिज कर दिया। जो कारण बुद्ध के थे उससे भी बढ़कर अशोक के संदर्भ में है। अशोक ने न केवल मौर्य साम्राज्य के नाश होने का पथ प्रशस्त किया, बल्कि एक साम्राज्यवाद के रूप में जो बड़ी ताकत बनी थी, जो बड़ा नाम बना था, वो नाम कहीं न कहीं लगा जैसे पीछे पड़ गया। ये अलग बात है कि वो काम तो बड़ा ही कर रहे थे, अभी भी धर्म का काम कर रहे थे। चौथा नाम उन्होंने लिया हजरत मोहम्मद का, और हजरत मोहम्मद के विषय में उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सफल मानता हूं। सफल इसलिए मानता हूं कि उन्हें अपने लोगों की समस्याएं दिखाई पड़ी, वो पिल पड़े और उन समस्याओं के समाधान में लग गए। लेकिन उन्हें भी सफलता तब मिली जब वो घर छोड़कर भागे। जब वो मक्का से मदीना गए तब उन्हें सफलता मिल पाई। बाद के वर्षों में फिर मक्का वालों ने भी उनका समर्थन किया। लेकिन पांचवा नाम लेता हूं महात्मा गांधी का। ये एक ऐसा आदमी जिसके सामने समस्या आई तो अपना सब कुछ भूलकर उसी समस्या में लग गया, और वो भी विदेश की धरती पर, दक्षिण अफ्रीका में, और वहां से सफल होकर आ गया भारत में। आवाज आ रही है ना? वो सफल होकर आ गया भारत में, और यहां भी सफल हो गया। बेदाग निकला राजनीति के कालकोठरी से। ऐसा गांधी, जिसे एक महान इतिहासकार विश्व के तमाम लोगों में से छान के उसने 5 निकाले, उन 5 में उसने साबित किया कि यही सबसे बड़ा था। और उसके बारे में जूडिथ ब्राउन ने लिखा, जिसका नाम ही है गांधी राइज टू पावर, और उसके आगे वो विस्तार में करती हैं कि गांधी जब शक्ति के में बढ़ते जा रहे थे तो इसमें योगदान था उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स का। भारत के जो गांधीवादी हैं, इतिहासकार हैं, उन्हें बहुतों ने उनके विरुद्ध लिखना शुरू किया कि वो किसको सब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कोई लाभ के लिए उनके साथ था। पर मैं उनके सब कॉन्ट्रैक्टर शब्द पर नहीं जाकर उनकी भावना को स्वीकार करता हूं कि हाँ, गांधी की जो अच्छाइयां थी, उन अच्छाइयों को लेकर बढ़ने वाले कई लोग थे, जिनमें से 3 यहाँ मौजूद हैं। एक गांधी जो सारी दुनिया में सबसे बड़ा था किसी की दृष्टि में, मेरी भी दृष्टि में, वो तो भारत का भी था, बिहार का तो शायद सबसे ज्यादा हक बनता था भारत में उन पर, गुजरात से भी कहीं ज्यादा। पर 3 गांधी, और एक जो उनके साथ पढ़ते थे लंदन में, मजरूल हक साहब, दूसरे ब्रजकिशोर प्रसाद जो कांग्रेस की राजनीति के जमाने से उनके साथ काम कर रहे थे और फिर चंपारण में भी काम करने आए, और राजेंद्र प्रसाद पहली बार जब चंपारण में उनसे जुड़े तो आजीवन जुड़े रहे, और ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पर गांधी थे। और ये 3 ही नहीं, इनके मानने जानने वाले जाने कितने गांधी भरे पड़े थे उस जमाने में। आज कितने हैं ये तो हम आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। पर मैंने अभी हास्य में एक बात कही थी, वो यहां से भी कह दूं कि मेरे बगल में बैठे हैं विद्यापीठ के अध्यक्ष, एक व्यक्ति के बाद बैठे हैं विद्यापीठ के सचिव और दूसरे सचिव। चाय आई, उन तीनों ने चाय नहीं पी, हम सब ने बैठ के चाय पी। तो और गांधी की उपस्थिति का बड़ा प्रमाण कितना चाहिए? ऐसे गांधी के आगमन में कहा गया कि चंपारण से 1970 में राजबिहारी राव ने कहा, उन्होंने शुरुआत की। चंपारण का जो प्रकरण है वो भी एक पंक्ति में मैं आपको कहूंगा कि उनके विरुद्ध एक आदेश निकाल दिया कि तुम चंपारण छोड़कर बाहर जाओ। उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा। उन पर मुकदमा चलाया, कटघरे में खड़ा किया, पूछा अपराधी हो? तो कहा हाँ हूं, मैंने आपका कानून तोड़ा है, तो जेल हो सकती है तो हो जाए, जेल क्यों नहीं ले लेते हो? मेरे पास पैसा नहीं है। तो 1 रुपये में बेल मिल जाएगा, या 1 पैसा में सही कुछ कहा।
का उतना भी नहीं दिया, आप जेल ही दे दीजिए। लेकिन एक बात मैं कह दूंगा कि जेल से जब वापस आऊंगा तो फिर वही करूंगा जो मैं अभी कर रहा हूं। मजिस्ट्रेट झंझट में पड़ा, मजिस्ट्रेट तो पड़ा ही, जो सरकारी वकील था उसी ने आगे बढ़ के मजिस्ट्रेट से कहा कि अभी केस को मुलतवी किया जाए, बाद में सुनवाई हो। आप अंदाज लगाइए कि जिसको आपने मुजरिम करार किया है वो कहता है कि हाँ मैं मुजरिम हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, तो सीधा सीधा उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट कहता है नहीं अभी मुलतवी रहेगा, आफ्टरनून में हम बैठते हैं। दोपहर बाद फिर कोर्ट बैठे, तब तक उनको दिल्ली से खबर आया किससे उलझ गए। उन लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में ये क्या क्या करके आए थे। तो यहां तो छोटे भाइयों ने समझा था कि गांधी को एक मुकदमे में फंसाएंगे और पूरी जिंदगी उसी में उलझे रह जाएंगे। गांधी ने मुकदमा को इतना छोटा कर दिया कि उनके समझ ही में नहीं आया कि अब निकले कैसे इसमें से। ये मान करके कि मैं अपराधी हूं मुझको जेल दे दो, मुकदमा को छोटा ही करना हुआ ना। वो तो चाहते थे मुकदमा चले। और फिर जो बात बढ़ी आगे तो वो कहानी है ये बिहार, जो कुंवर सिंह के कृत्यों के बाद दुनिया में बड़ा ख्यात हुआ था, फिर कहीं न कहीं सो सा गया था। या यूं कहिए कि भय से, आतंक से बिहार में लोगों ने बोलना बंद कर दिया था। कोई राजनीतिक बात नहीं करते थे लोग डर के मारे। 1912 में जो बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए हम शब्द व्यवहार करते हैं आंदोलन, आंदोलन का अंग्रेजी अनुवाद है मूवमेंट। मूवमेंट में मूव होना चाहिए ना। मूव क्या हो रहा था वहां? कुछ भी नहीं, कोई सड़कों पर नहीं आ रहा था। सच्चिदानंद सिन्हा हो, महेश नारायण हो, ये भी थे, और साहब भी थे उस जमाने में, और भी कई लोग थे, इमाम साहब थे। इन तमाम लोगों ने बिहार को अलग करने के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन वो चुपचाप अंग्रेजों के ही पक्ष में सारे स्टेटमेंट देते थे, क्योंकि अंग्रेजों से ही राज्य अलग करवाया जा सकता था। ये लड़के नहीं किया जा सकता था। जैसे भारतवर्ष को आजाद करना था, गांधी जी को भारतवर्ष को आजाद करना था, लड़कर आजाद करना था, तो लड़ाई कैसे करते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।